आज हम हिंदी लेसन टू मियां नसरुद्दीन शाह पढ़ेंगे। तो पहले इनकी राइटर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। कृष्णा सोबती बहुत ही फेमस कवित्री रही हैं हिंदी में। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात, पश्चिमी पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान कहा जाता है वहाँ पे हुआ। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? जिंदगी नामा, दिलो दानिश, एक लड़की, समय सरगम, उपन्यास डार से बिछड़े मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे में, सूरजमुखी अंधेरे में, कहानी संग्रह, हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र और संस्मरण। प्रमुख सम्मान इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं? साहित्य अकादमी सम्मान मिला है इनको, हिंदी अकादमी का श्लाका सम्मान भी मिला है, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है और इनका मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 को हुई। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट 1 मिनट है, सॉरी। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना, ठीक है। इसका वो क्या मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना होता है। बहुत ज़्यादा हम लिखते हैं कोई भी चीज़, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा लिखें और विशिष्ट लिखें वो मायने रखता है कि हमने थोड़े में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। यही गागर में सागर भरने की बात उन्होंने कही है, जिससे हम कह सकते हैं कि कम लिखना और विशिष्ट लिखना। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन, साफ-सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया। उनकी संयमित लेखन, ठीक है, और साफ-सुथरी रचनात्मकता से उनका एक नया पाठक वर्ग बन गया। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानी और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जाता है, जैसे मित्रों, शानी, हसमत आदि। भारत-पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएँ लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, यहाँ पे ये भी दिया गया है कि यशपाल के झूठा सच, जिससे आपको एक बार रियलाइज़ हो जाए कि झूठा सच किसका है, तो यशपाल का है। राही मासूम रजा का आधा गाँव और भीष्म साहिनी का तमस। ये जो सारे लेख आप देख रहे हैं लिखे गए हैं, ये भारत-पाकिस्तान के बारे में ही लिखे गए हैं। के साथ-साथ कृष्णा सोबती का ज़िंदगी नामा भी इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है और इनका कृष्णा सोबती जी का ज़िंदगी नामा ये एक खास उपलब्धि है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। धैर्य बनाए रखिएगा। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक में उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में विविधता है। उनकी भाषा की जो प्रयोग उसमें क्या है, विविधता देखने को मिलती है। हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है, कहीं क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदादिली, यह सब उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। किसकी रचनाओं में? तो कृष्णा सोबती की रचनाओं में। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया। मियां नसरुद्दीन क्या है? ये एक शब्द चित्र है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हम हशमत नामक संग्रह से कलेक्शन है, एक संग्रह है जिससे लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। वो क्या मानते हैं कि करके सीखना जो है वो असली हुनर है। कौन मानता है ऐसा? मियां नसरुद्दीन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। आज के टाइम में समय की बहुत ही कीमत है। समय की मर्यादाओं को देखते हुए आपको थोड़ा स्पीड से पढ़ाया जा रहा है। मियां नसरुद्दीन साहबो, उस दिन आप मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजारों मसीहों के धूम धड़क के
में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाइयाँ मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने में। तो देखिए जो मियाँ नसरुद्दीन है वो किस में मशहूर है? 56 किस्म की रोटियों को बनाने में मशहूर है। ठीक है। हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसम की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नजर उठाई। फरमाइए। मियाँ ने नजर उठाई और कहा कि फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों। चलिए, दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया है। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोला, क्या मतलब? पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास? क्या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास? या रफूगार अंग्रेज या तेली तंबोली के से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछी तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार कर लेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके वालिद मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी से गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान भाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानभाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद होगी। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। ऐसा किसने कहा? नसरुद्दीन ने। बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी दो तीन कस खींचे, दो तीन थप्पड़ लगा दिया, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दिए देते। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जिम, बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ? पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन शाह ने यूं सिर हिलाया कि शुक्रा तो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा हुआ पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख़्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हमी पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे-कुचे दाँतों से खिलखिला के हँस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते?
मियाँ नसरुद्दीन शाह हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहब, माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकने देख हमें बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बार। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों न बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया, चाहता है बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकती है। कहावत जब भी गढ़ी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है, आँच से समझ लो। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर हो? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे उसमें भी अब क्या देर। 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कुछ किए, 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया तो कहा। अभी यही जानता था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात पहले हो चुकी थी ना। हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते हैं। अजी साहब, क्यों बाल के खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना, क्यों बाल के खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो काफी नहीं। हम खिसियानी हंसी हंसे, हैं तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते, वक्त से मिला लेते खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानना चाहेगा, जहाँ बना बादशाह सलामत ही ना। कौन से बहादुर जफर की? बहादुर शाह जफर की, मियाँ ने खिसकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता जरूरी है? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक की काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया, पूछ ले आपके बेटे या बेटियां। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपके शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर बाकर खानी, शिरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव दीदी, गजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, इसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों में आग में आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा
करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रजान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई? जो भी बातचीत हो रही है लेखिका और मियाँ नसरुद्दीन से हो रही है पूरे चैप्टर में, वो हमने पढ़ा। मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधर सा आसार देख मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का सब चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मियाँ नसरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी हैं? तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? तो लिखिए, मियाँ नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं है? यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। ये थे हमारे क्वेश्चंस। भाषा की बात है यहाँ पे। 3-4 वाक्य अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल कीजिए। 5 हज़ारी अंदाज से सिर लाना, आंखों के कंचे हम पर फेंक दिए, आप बैठे उन्हीं के ठिए पर बिटर बिटर देखना। यहाँ देखने के खास तरीकों को प्रकट किया गया है वगैरह क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। वाक्यों को क्रम में लिखिए आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पे अब ये थोड़ी शब्द छवि भी समझ लेते हैं। नान बाई क्या होता है? तो नान बाई का मतलब होता है तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला। ये लोग क्या करते हैं, तरह तरह की रोटियां बनाते हैं और बेचने का काम करते हैं, नान बाई। काइया क्या होता है? धूर्त चालाक। काइया मतलब होता है धूर्त और चालाक। परेशानी माथा सॉरी पेशानी मतलब क्या होता है? माथा और मस्तक। देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, पेशानी में मतलब क्या होता है? माथा या मस्तक होता है आपका। अखबार नवीस, अखबार नवीस का मतलब है यहाँ पत्रकार से। खुराफात शरारत, इल्म जानकारी ज्ञान विद्या। नगीना साज नगीना जड़ने वाला। मीना साज मीनाकारी करने वाला। रंगरेज कपड़ा रंगने वाला। वालिद क्या होता है यहाँ पे? पिता होता है। अख्तियार करना मतलब अपनाना। मरहूम मतलब क्या होता है? जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, मरहूम। इसमें वर्ड में ही समझ में आ रहा है कि भाई मर है इसमें, तो भाई मर जाने वाला जिसकी बात हो रही है, मर जाने। मोहलत होता है कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय, आपको किसी काम के लिए कोई मोहलत दी गई हो वो। लम्हा भर मतलब क्षण भर। नसीहत मतलब क्या होता है यहाँ पे? किसी को सीख देना, शिक्षा देना, वजह फरमाना, ठीक बात कहना। शागिर्द मतलब क्या होता है? शिष्य। सुना तो सबने होगा, लेकिन आज आपको इसका मीनिंग भी पता चल जाएगा कि शागिर्द मतलब क्या होता है। तो शागिर्द मतलब होता है शिष्य। सॉरी, टेक्निकल एरर हो जाता है थोड़ा सा। शागिर्द मतलब शिष्य, रुक जाओगे, ठीक है। शागिर्द मतलब शिष्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, परवान करना, उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात कक्षा श्रेणी, क्लास कहते हैं जिसे, कक्षा कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। रुखाई उपेक्षित भाव से, अपेक्षित और उसका उल्टा उपेक्षित भाव। तरेरा देखना मतलब तरेरा, तरेरा आया है इसमें तो घूर घूर कर देखना, तरेरा का मतलब। रुमाली रोटी भी एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है। वो रोटी क्या होती है? रुमाल की तरह बहुत ही बड़ी, बहुत ही पतली होती है। ज़हमत उठाना, शादी वगैरह में खाया होगा आपने ज़रूर। ज़हमत उठाना, तकलीफ, झंझट, कष्ट उठाना, ठीक है। नहीं कहते हम रहने दिए ज़हमत हम ही उठा लेते हैं, आपको मतलब आपको तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। मजमून मीन्स यहाँ पे है मामला, विषय। तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर सभी आपके। कोशिश रहेगी कि आपके मेंस एग्ज़ाम से पहले सारे के सारे चैप्टर रिकॉर्ड कर दिए जाएँ। तो आप चैप्टर को देखिए, लाइक करें प्लीज़, अपना अटेंडेंस दें। कोई कमी वगैरह रह गई हो तो आप कमेंट में बताइए, जिससे हम अपनी टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जिनको ज़रूरत है, जो हिंदी प्रथम भाषा से टेट एचएस की मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।